डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जो आपके एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसके जो लीगल इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि इंग्लिश में हम पास कैसे हों। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही है, उसको लेके ही आज हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश एग्ज़ाम में पास कैसे हो। तो देखो, यहाँ पे आपको अगर एलएलबी नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है या प्रोजेक्ट फाइल का मैटर चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या है, पूरी डिटेल्स आप लेते नहीं, बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि इसमें ये ऐसा कैसे करना है। ठीक है, जबकि वीडियो में ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम टाइम में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वीडियोस की और भी इंस्ट्रक्शंस की, जो कि हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो के थ्रू। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है सिलेबस में आपके। ठीक है, सिलेबस हमने 2-3 बार समझा भी दिया है प्रॉपर, फिर भी स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि पास कैसे हों, जबकि यहाँ पे सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने सब कुछ लिखा है, उसके बाद भी आपके ये क्वेश्चंस हैं। तो देखो, आज हम पहले प्रॉपर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको पास होना है। तो देखो, सबसे पहले बात है कि आप सभी को क्या लगता है कि भैया लैटिन वर्ड्स आएंगे तो हम पास कैसे होंगे। इनके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब वो देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो, सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखो, सबसे पहले आता है एस्से। ठीक है, एक आएगा आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये दोनों आएंगे 6-6 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद आपका एक जो है लेटर या फिर एप्लीकेशन, जो भी आपका लिखवाएंगे वो आएगी 6 नंबर की। ठीक है, आप यहाँ से पास हो सकते हो। दूसरी चीज़, मान लो आप बोलोगे कि मैडम ज़्यादा से ज़्यादा हम तो 12 नंबर ले आएंगे इसमें। ठीक है, मतलब तीनों मिला के। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कहाँ से पास होगे आप। उसके बाद है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, सेकेंड यूनिट वाला पोर्शन। सेकेंड यूनिट में आपको क्या करना है, देखो लीगल लैंग्वेज के बारे में सारा पढ़ लो आप। लीगल लैंग्वेज के बारे में कैसे, देखो फिर हम समझते हैं लीगल लैंग्वेज। देखो, लीगल लैंग्वेज के बारे में सारा मतलब, जैसे आपको उसका मीनिंग पढ़ना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है लीगल लैंग्वेज, जैसे कोर्ट रूम में यूज़ होती है। ठीक है, लीगल प्रोफेशन में यूज़ होती है, उसके बारे में पढ़ लो। उसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में पढ़ लो, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है वो पढ़ लो। ठीक है, अब मान लो आपको लीगल लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है कि लीगल लैंग्वेज दिख गया और इसके अलावा और कुछ भी पूछ रखा है। अब आपको आगे का नहीं आता, पर आपको लीगल लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो आपको लीगल लैंग्वेज की पूरी प्रॉपर लिख देनी है। जैसे मान लो उसमें इम्पोर्टेंसी पूछ लिया, या फिर ये पूछ लिया कि यूज़ कहाँ कहाँ होती है, तो आपको उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंसी, यूज़, प्रॉब्लम, ये सारी लिख देनी है। अब आप, ये भी है कि इंग्लिश हमें कम आती है, तो हम क्या करें, और ऊपर से लीगल इंग्लिश है, तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट पॉइंट लर्न कर लेने हैं। ठीक है, अंदर तो आप क्या है, इंग्लिश बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोर्ट रूम में यूज़ होती है, तो कोर्ट रूम में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम, प्री ट्रायल के टाइम। ठीक है, और जैसे लीगल आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्शन। ठीक है, प्रोफेशन टाइम। तो ये क्या है, आप इस तरीके से पॉइंट बना के लिख दो और अंदर जो मैटर है वो लिख देना है। तो यहाँ से आपको एक जो है 4 या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटिंग टू लैंग्वेज। तो यहाँ से भी आप देखो मैटर तैयार कर सकते हो। वो कैसे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ोगे ही। ठीक है, जबकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस के अंदर एक वो चैप्टर है 17। ठीक है, चैप्टर 17 का नेम है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला अगर आप पूरा पढ़ लेते हो और उसको इंग्लिश में, अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब पूरा इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ोगे वो देखो। आप चैप्टर नेम याद कर लो, ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज है। इसके साथ
शेड्यूल है 8, इससे लिंक्ड होगी कि वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड ही है, ठीक है। वो पूरी लिख दो, सारी लैंग्वेज के नाम लिख दो, ठीक है। जैसे आसामी है, बंगाली है, कोंकणी है, ठीक है, ये सारी आप लैंग्वेज लिख दो। उसके बाद में कौन कौन से अमेंडमेंट में कौन कौन सी जोड़ी गई वो लिख दो, और बाकी जो टाइटल हैं वो लिख दो, ठीक है। जो भी टाइटल आ रहे हैं उनके नाम लिख दो कि हिंदी है, इंग्लिश भी है, और इंग्लिश में क्या है, एवरी 15 ईयर जो है पार्लियामेंट में जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो उसके बारे में अगर आप इस तरीके से 2 पेजेस भी लिख देते हो तो उससे क्या होगा, आपके 6 नंबर आप पक्के मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे 2 केसेस, कैम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस ऑफ एनी 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको 2 जजमेंट कौन से याद करने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई भी जो मेन जजमेंट है वो याद कर लेना। और उनमें जैसे देखो, अब आपको पता तो है ही, ठीक है, सारे जब आप केसेस पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो उनके नाम, तो फैक्ट्स लिख सकते हो। फैक्ट्स कैसे, मतलब मान लो आपको पूरी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आपको जैसे मान लो जैसे केशवानंद भारती है, विशाखा वाला केस है, ठीक है। अब मान लो 2 केसेस दे रहे हैं, तो आपको जैसे पता है केशवानंद भारती में क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और विशाखा वाले में क्या है कि उसमें जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर है। तब आपको इतना पता है तो आप उसमें देखो उसकी जो, जैसे मान लो 1973 का तो केशवानंद भारती का केस है, और विशाखा वाला जो है वो केस 1997 का है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे फैक्ट लिख दिया आपने, उसके बाद उसका इशू क्या क्या थे वो लिख दिए, और थर्ड पे जजमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल सभी केसेस के हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश तो आप बना के भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास हो सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जजमेंट है, ठीक है। लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रीवियंस रिडर्सल, तो वही लीगल लैंग्वेज के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा, और यही यहाँ पे सारा पूरा लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन है। देखो अगर कोई भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपको ग्रामर तो पढ़नी पड़ती ही है। जैसे प्रीपोजिशन हो गए, करेक्शन ऑफ एरर हो गए, उनके सेंटेंस हो गए, ये आएगा 4 नंबर या 6 नंबर में आ जाएगा। और जैसे नरेशन हो गई, तो ये वाला पोर्शन भी आप कर सकते हो, जैसे सेंटेंस बनाना सीख लो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एक पैसेज आएगा ही आएगा। प्रिसिस राइटिंग, जैसे एक पैसेज दे देंगे उसको आपको शॉर्ट करके लिखना होगा, और एक शॉर्ट टाइटल देना होगा आपको उसका, तो यहाँ से भी नंबर आप अच्छे ला सकते हो। अब दूसरी चीज़ है ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश टू हिंदी अगर आप इजीली बना सको तो ही बनाना, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन ले लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर चेक होगा। क्योंकि हिंदी जो है सेम ही बनेगी, इंग्लिश भी सेम ही बनेगी, कुछ मान लो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे पर सेम टू सेम बनेगी, तो यहाँ नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको देख के ही लेना है, ठीक है, अगर कर पाओ तो ही करना, नहीं तो मत करना। उसके बाद है लीगल वॉकैब। अब लीगल वॉकैब में सबको दिक्कत आती है कि ये किस तरीके से याद करें। तो देखो लीगल वॉकैब एंड मैक्सिम्स, तो जो भी लीगल वर्ड्स हैं उसको आपको पढ़ना होता है। तो ये कैसे याद करें, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, लीगल इंग्लिश को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है टॉर्ट सब्जेक्ट, ठीक है, टॉर्ट पढ़ना है। टॉर्ट पढ़ने, जब पूरा टॉर्ट आपको अच्छे से याद हो जाए उसके बाद लीगल इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लैटिन मैक्सिम्स हैं, तो आधे से ज़्यादा तो वहीं याद हो जाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा है आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो कुछ परसेंट आपको वहाँ से याद हो जाएंगे। तो जहाँ भी आपको दिखे, सपोज दैट अगर मान लो आपको वहाँ पे एफिडेविट दिखा, शपथ पत्र, ठीक है, तो वहाँ पे एफिडेविट लिख दो। अब उसका मीनिंग क्या होता है एफिडेविट का, कि एक स्टेटमेंट होता है रिटन जो कि ओथ और एफर्मेशन के लिए किया जाता है। ओथ मतलब शपथ, तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, ओथ और एफर्मेशन शेड्यूल 3 में,
और जब आप जैसे यहाँ पे जब शपथ और एफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञा, उसके लिए एफिडेविट यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें एक्ट ऑफ गॉड, ये कहाँ पढ़ोगे? टॉर्ट में, और ये क्या है? एक लीगल वर्केब है। तो आधे से ज़्यादा मतलब आपका 50% कोर्स तो यहीं से ही हो जाएगा। अगर आप टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हो तो लीगल वर्कअप तो यहीं से ही हो जाएगी और बाकी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे जैसे एक्ट ऑफ गॉड है। अब सिंपल सी बात है कि जब आप एक्ट ऑफ गॉड पढ़ रहे हो तो मतलब भगवान का कार्य है। तो भगवान का काम जो होता है वो कोई भी नेचुरल इवेंट की तरह होता है, जो कि कोई भी ह्यूमन है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बारिश आ रही है, ठीक है, तो उसको ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। अब फॉर एग्जांपल एफिडेविट आया, तो ये क्या है? एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि ओथ और एफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हम नहीं देखते कि कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो स्कूल कॉलेजेस वाले भी बोलते हैं कि एफिडेविट बनवा लो और आपका ये काम हो जाएगा। तो एफिडेविट इसलिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एडवर्स पोजीशन, मतलब प्रतिकूल कब्जा। अब जब भी आप कोई लीगल वर्ड पढ़ रहे हो तो उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर याद कर लेना। हिंदी मीनिंग किससे ये होगा कि आपको इजीली आप उसका जो इसका जो वर्ड्स का मीनिंग है ये बना सकते हो, ठीक है। देखो, द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड टू विच अनदर पर्सन हैज़ टाइटल विद द इंटेंशन ऑफ पजेसिंग इट एज वंस ओवन। इसके बाद है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का मीन होता है अग्रिम जमानत, ठीक है, अग्रिम जमानत। तो मतलब जेल हुई नहीं उससे पहले ही जमानत हो जाए, इसका हिंदी मीनिंग तो ये निकलेगा। और इंग्लिश में क्या होगा? ए डायरेक्शन टू रिलीज ए पर्सन ऑन बेल इशू इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट होने से पहले या जेल होने से पहले ही, ठीक है, क्या हो जाए? बेल हो जाए, ठीक है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि अरेस्ट होने से पहले ही जो बेल हो जाती है वो क्या होगी? एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बताया कि जेल होने से पहले ही बेल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी बेल। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो देखो, ए रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है क्रिएटेड बाय पुलिस। सही बात है, पुलिस इसको लिखती है। व्हेन द रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध के लिए यहाँ पे पुलिस एक रिपोर्ट लिखती है एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो वो क्या होगी? FIR। उसके बाद है लेसिस फेयर, मतलब अलाउ टू डू। उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग होता है कि न्यायालय की अवमानना। अब जैसे मान लो कोई क्राइम किया जो कि डिसओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी नहीं था, ठीक है, सम्मानपूर्वक नहीं था, डिसरेस्पेक्टफुल था टुवर्ड ए कोर्ट। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराध का समझौता। सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी इन्वॉल्व इन ए क्राइम और टैक्स वायलेशन। तो इस तरीके से आपको कोई भी लीगल वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप इजीली उसका ये बना सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपको पढ़ने का तरीका मैंने जो बताया उसके हिसाब से पढ़ना है। और ये सारे जितने भी दे रखे हैं आपके बुक्स वगैरह में, जैसे कि मैंने बताया टॉर्ट पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, आधे से ज़्यादा तो वहीं से ही याद हो जाएंगे। लीगल मैक्सिम और लीगल वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपका 90% कोर्स हो जाता है। अब इसके बाद है लीगल राइटिंग। तो देखो आपको यहाँ ऑफिशियल लेटर याद करना है, एक रिपोर्ट, केस कमेंट्स रिपोर्ट, नोटिस एंड मेमोस, और उसके बाद एक रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम याद कर लो। और लीगल ओपिनियन बेस्ड शॉर्ट एडिटोरियल, तो वो तो कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे उस पर लिखना होगा आपको। और वही लीगल राइटिंग के बारे में इम्पोर्टेंस, तो लीगल लैंग्वेज पढ़ो तो उसके साथ साथ लीगल राइटिंग भी पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग,
ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रिपोर्ट, रिज्यूम, ठीक है, शॉर्ट नोट, ये सब पढ़ने हैं। ऐसे पढ़ना है, ठीक है, जो भी लॉ से रिलेटेड हो या फिर कोई भी करंट चल रहा है आपका उसके ऊपर। तो आप इस तरीके से यहाँ से तो पास हो सकते हो। अगर अदरवाइज़ आप सिर्फ लीगल मैक्सिम और लीगल वर्ड में ही रहे तो फिर आपको सिर्फ 4 से और 6 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे लीगल राइटिंग हुआ, प्रोफेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दे रखी है, डिफरेंसेस बिटवीन लीगल राइटिंग, फॉर्म्स राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइटिंग। तो ये तो आप सिंपल सी बात है कि लीगल राइटिंग मतलब कि आप खुद भी एक पॉइंट निकाल के बना सकते हो। जब आप इतनी लॉ पढ़ोगे तो ये तो सब खुद भी निकाल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं गुड लीगल राइटिंग के, कि वो क्लियर हो, ठीक है, प्रोफेशनल हो, करेक्शन ना हो कोई। तो इस तरीके से आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और भी कोई अपडेट होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।